नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादिल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM, अब इसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कई बार इस तरीके के बयान देते हैं जिससे काफी ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो होती हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने बयान दिया है वो तारीफ समझें, कटाक्ष समझें, वो समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अमित शाह कोई भी कच्चा काम नहीं करते, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। दोस्तों, SIR हुआ, पूरे देश में कहा गया कि SIR किया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, मतदाताओं को जोड़ा जाएगा, जो डेड वोटर्स हैं, तमाम जो अलग अलग तरीके की बातें थी उसमें हटाया जाएगा। अब इस SIR को NRC के साथ जोड़ने का जो काम है वो असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि एक रफ वर्क जो है वो तैयार किया जा रहा है। अमित शाह एकाएक जो है NRC का जिक्र नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे करके जो काम है, एक बुनियादी जो ढांचा है वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 2019 का वक्त आप सभी को याद होगा। पहले आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनवा देते हैं। तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम SIR में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए वो उसको भी चेक करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली NRC करना चाहते, क्योंकि ये हाई लेवल कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। अब वो बोल रहे कि जहां पर अचानक आबादी बढ़ गई वो कहीं बाहर से तो नहीं आए, जहां पर अचानक हैबिटेशन बढ़ गया यानी इलाका बढ़ गया, नहीं हुआ। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को बिठाकर वजीर दाखिला मीटिंग ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे, ये SIR एक आसान काम नहीं है, और ये खुल के बोल रहा हूं, ये इंक्लूसिव एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सक्लूजन के लिए बनाया गया है। मगर हम क्या करेंगे, हमको करना है। सुप्रीम कोर्ट, आप जानते, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ बन जाता है। तो इसलिए हम तमाम को मिलकर ये काम करना बेहद जरूरी है। मैं फिर से तेलंगाना गवर्नमेंट से बोल रहा हूं कि आप इशू करो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, पैरामीटर्स बनाओ। आप याद रखिए, अगर बाद में फाइनल लिस्ट आने के बाद आप आके हमको अरे गलत हो गया, साजिश हो गई, ये सब बातें मत करो। तो सुना आपने, ओवैसी साफ कह रहे हैं कि SIR शुरुआत है, इसका अंत जो है वो NRC पे ही जाके होगा। और अगर अमित शाह कोई बैठक ले रहे हैं तो उसका ये मतलब है वो कोई कच्चा काम नहीं कर रहे। अब इस बयान का क्या मतलब है, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पंकज पसून, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सबसे पहले ये जो बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है, SIR को NRC के साथ जोड़ रहे हैं, अमित शाह का काम पक्का बता रहे हैं, इस बयान को आप कैसे देख पा रहे हैं, पहले ये बताइए। ओवैसी अपने टारगेट वोटर्स को डरा रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि SIR जो है वो अंत में जाके NRC ही होना है, इसलिए अभी से तुम लड़ाई झगड़ा ठान लो। आज तक यही होता आया है, मुसलमानों को डरा डरा कर वोट लेते रहे हैं कि मुझे वोट दो वरना BJP आ जाएगी, मुझे वोट नहीं दिया तो RSS आ जाएगी, मुझे वोट नहीं दिया तो ये। तो वही काम ये कर रहे हैं जो कि आमतौर पे करते आ रहे हैं। किसी जमाने में कांग्रेसी डराते थे, उसके बाद ये समाजवादी आ गए, ये लालू मुलायम, ये डराते थे मुसलमानों को। आज ओवैसी डरा रहे हैं। ये कुछ नहीं है, देखिए टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो जान रहे हैं कि एक इनबिल्ट नफरत है मुसलमानों के मन में BJP के प्रति, तो क्यों ना उसको कैपिटलाइज किया जाए। उनको पता है कि जिन लोगों को वो बता रहे हैं वो पूछेंगे भी नहीं कि कैसे। ऐसे ही ओवैसी कहेंगे कि अमित शाह NRC लाने वाले हैं, सब के सब कहेंगे हाँ जी आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे। और ये इसलिए नहीं वो बोलेंगे कि ओवैसी का समर्थन करेंगे क्योंकि उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, इसलिए समर्थन करेंगे क्योंकि मोदी का तो कुछ भी करके विरोध तो हमें तो करना ही है, तो चलो इस बहाने ही सही। मुझे लगता है कि एक बार सुना देना चाहिए कि ओवैसी क्या बोल रहे हैं। आज जिसका कोई और छोर दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम SIR में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए
वो उसको भी चेक करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी वो। पंकज जी, ये बयान तो हम सभी ने सुना, ओवैसी जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं हमने वो भी सुना है, और ओवैसी तमाम ऐसे राज्यों में भी पहुंचते रहते हैं जब जब वहां पर चुनाव होते हैं, तमाम अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, कोशिश होती है मुस्लिमों का मसीहा अपने आप को बताने की। लेकिन 2019 में अमित शाह ने जब एनआरसी की बात की थी, उस 2019 के बाद से अभी 2026 है, अब अमित शाह एनआरसी की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम एसआईआर की बात करें, वोटर्स की बात करें, जो कि एक फिल्ट्रेशन भी माना जा सकता है, क्योंकि कई इसमें डेड वोटर्स भी थे, कई इसमें ऐसे लोग भी थे जो पलायन कर गए या फिर अलग अलग जगह पे माइग्रेट कर गए। तो उस एसआईआर से एनआरसी को जो ये कनेक्ट कर रहे हैं, क्या इसका कोई औचित्य है भी? नहीं, आपने एक बात कही कि अमित शाह एनआरसी की बात नहीं कर रहे हैं। अमित शाह ने 370 की बात की थी हटाने के पहले, या ममता के हराने के पहले टीएमसी के बिखराव की बात की थी? जो बात कह दी जाए पहले वो फिर हल्की हो जाती है। पहले काम कर लो उसके बाद आएगा। तो जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अमित शाह नहीं बोल रहे हैं तो उनको और ज्यादा संभल जाना चाहिए। दूसरी बात कि एनआरसी है क्या, मतलब कि अधिकतर लोग एनआरसी का मतलब ये समझ ही नहीं पाते कि क्या है। उनको लगता है कुछ ऐसा हवा है जो एनआरसी आ जाएगी तो मुसलमानों को उठाकर देश के बाहर फेंक दिया जाएगा, इतना ही उनको पता है। जब सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था तो सीए इस देश में लागू है, ऑलरेडी लागू हो गया। सीए का मतलब यह था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में जिन अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, उसमें सिख भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, हिंदू भी थे, वो अगर भारत में शरण मांगते हैं तो उनको नागरिकता यहां प्रदान की जाएगी। ये था सीए, ठीक है। बार बार सरकार ने कहा कि सीए नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं है। वो लागू हो गया। एक भी मुसलमान कंसंट्रेशन कैंप में नहीं गया, किसी को धक्के मार कर नहीं भगाए गए, वो तो लागू हो गया ना। अब बात है एनआरसी की। एनआरसी का मतलब क्या होता है ऋतिक? एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इस देश के जितने नागरिक हैं उनका एक डाटा तैयार करना और उसी के अनुसार उन्हें फैसिलिटी देना। पहले ये तो पता होगा ना कि हमारे देश में कितने नागरिक हैं, कौन कौन है। हाँ। मतलब पंकज प्रसून या ऋतिक भारतीय है या नहीं, ये पता रहना चाहिए सरकार को कि या नहीं। बिल्कुल। अभी अपने देश में क्या है जिससे ये साबित कर सकेंगे कि आप भारतीय हैं? या अगर मैं बोल दूं या कोई भी बोल दे कि सरकार बोल दे कि चलो ऋतिक आप बताओ कि आप इंडियन हो, ये प्रूव करो, तो आप क्या करोगे? इसी बात पर तो ओवैसी बार बार जो है कहते हैं, उनका कहना है कि यहां पर जो गरीब है उसके पास तो पुराने प्रमाण पत्र नहीं है, दस्तावेज नहीं है, और इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान है तो वो दलित है, वो प्रवासी है, वो मुस्लिम है। उनका साफ तौर पर यही कहना है। अच्छा एक बात बताइए, ये प्रवासी और मुस्लिम के साथ ही दलित को कहे जोड़ते हैं? दलित तो यहाँ का एकदम मूल निवासी है, उसके पास सब कुछ है। अच्छा एक बात, मैं जो सवाल पूछ रहा था उसका जवाब नहीं दिया आपने, कि आज अगर आपसे कोई कहे कि ऋतिक प्रूफ लाइए कि आप भारतीय हैं, आप क्या दोगे उसे प्रूफ के रूप में? डॉक्यूमेंट जवाब दो। क्या डॉक्यूमेंट्स में? क्या प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, प्रमाण। देखिए आप क्या क्या दे सकते हो मैं बताऊं। सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस दोगे तो सरकार के ये तो गाड़ी चलाने के लिए, ये आपकी नागरिकता का थोड़ी ना है। फिर आधार कार्ड दोगे तो सरकार के ये तो फोटो पहचान पत्र है, नागरिकता का कहां है। फिर पासपोर्ट दोगे, कहोगे ये तो आपके आने जाने के लिए है, ट्रैवल के लिए, कि आप दूसरे देश आ सकते हो। हाँ ट्रैवल के लिए है। आप भारतीय हो इसके लिए क्या है? कुछ नहीं। इस देश में वाकई कुछ नहीं है। वोटर लिस्ट है, वो वोट देने के लिए है। इस एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है भारत जहां के नागरिकों को अपनी नागरिकता प्रूफ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं। और ये डॉक्यूमेंट बनेगा कब? जब पहले यह पता चलेगा कि यहां का नागरिक है कौन। इसके लिए जरूरी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। जैसे बगल के छोड़िए, अमेरिका वगैरह का तो छोड़ दीजिए, बगल का पाकिस्तान है ना, वो भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एक देता है कि आप पाकिस्तानी हो। दुनिया के सारे देश अपने नागरिकों को एक कार्ड देते हैं कि आप उस देश के वासी हो। भारत में क्या देते हैं? तो ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, वीजा, पासपोर्ट, तो ये लंडर फंडर कुछ भी। आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है कि जो ये बता सके कि आप भारतवासी हो। उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, उस आई कार्ड को बनाने के लिए जरूरी है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बने।
और वो जरूरी है कि एनआरसी आए। तो यहां तो कुछ भी मैटर रह जाए, एनआरसी सरकार ला रही तो अरे कंसंट्रेशन कैंप बना देगा, तो धक्के मार के भगा देगा, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है कहीं। ये डरा रहे हैं ओवैसी, सिर्फ बरगलाने का काम तो ओवैसी कर रहे हैं 100%। और इसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ, एक चीज उन्होंने बढ़िया बात कही कि अमित शाह बहुत प्लानिंग के साथ काम करते हैं और वो कच्चा कुछ नहीं खेलते। चलिए, जिसकी दुश्मन भी तारीफ करे वो अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा ये मुसलमानों को सिर्फ डरा रहे हैं। और आज तक जब से देश आजाद हुआ डरा डरा कर ही वोट ले रहे हैं। कोई भी मुसलमानों के मोहल्ले में ये जाके नहीं कहता कि तुम्हारे सामने वाली गली बनवा दूंगा मैं पक्की। कोई ये नहीं कहता कि जो नाली बह रही है ना वो बनवा दूंगा। कोई ये नहीं कहता कि तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे। हर कोई मुस्लिम मोहल्ले में ये जाकर कहता है कि मुझे वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी, और यही कहकर के वोट ले रहे हैं। मुसलमानों को सोचना चाहिए कि आप तो गई बीजेपी 22 या 23 राज्यों में आ गई, 3-3 टर्म केंद्र सरकार में आ गई, क्या हो गया? आ गई तो क्या हो गया आपके जीवन में? वो हवा को बोलिए कि आने दो, आ गई आने दो। तुम ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए। ये तो ओवैसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है हैदराबाद में, क्योंकि ओवैसी तो सीधे बोल देंगे मैं मुझे वोट नहीं देगा तो बीजेपी आ जाएगी, जागो रे मुसलमानों, खत्म हो गई बात वहीं पर। मतलब कुल मिला के मुद्दा सिर्फ इतना है कि मोदी को हटाना, चाहे किसी भी बात से। ये नहीं बताना है कि मुसलमानों को राशन मिल रहा है, ये नहीं बताना है कि तमाम योजनाओं से उनको लाभ मिल रहा है, बस ये बताना है कि कैसे भी करके आपको यहां से हटा दिया जाएगा, बरगलाया जाएगा। उनको सिर्फ डराना है मुसलमानों को, डरा डरा कर वोट लेना है। आजादी के बाद से ऐसे ही लेते रहे हैं। भले ही मुसलमानों की हालत आजादी के बाद से दलितों से भी बदतर हो गई है सच्चर कमेटी की सिफारिश के अनुसार, लेकिन कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से। सिर्फ ये कहना है कि देखो रे मुसलमानों, मुझे वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। बिहार में तेजस्वी कर रहे हैं, यूपी में अखिलेश कर रहे हैं, बंगाल में मायावती कर रही थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां, कहीं कांग्रेस कर रही है, हाँ ममता सब यही कर रही है कि मुझे वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। और मुसलमान है टोकरी में वोट लिए घूम रहा है। एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है जिसके बारे में चुनाव के महीनों पहले लोगों को पता होता है कि ये किसको वोट देने वाले। ठीक, आप किसी भी राज्य में जाओगे ना तो एकमात्र वही लोग हैं जिनके बारे में सब कोई जानता है कि ये तो बीजेपी एंटी वोट देगा, तो जिस राज्य में जो बीजेपी के खिलाफ मेन पार्टी उसको इन लोग ऐसे ही टोकरी भर के गिरा देगा कि लीजिए हुजूर। ठीक, यही काम कर रहे हैं ओवैसी। बिल्कुल, क्योंकि एसआईआर की बात हमने देखी, एसआईआर को लेकर के तमाम राज्यों में एसआईआर कराया गया, बोला गया कि जो भी वोटर्स हैं उनकी फिल्ट्रेशन होगी। कई ऐसे वोटर्स होते हैं जैसे चाहे बिहार का व्यक्ति हो, बंगाल का व्यक्ति हो, वो लोग उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं, अपनी नौकरी होती है, तमाम बातें होती है, तमाम सारी चीजें होती है, उसकी वजह से वहां पर जो है अपडेशन एक तरीके का किया जा रहा था। लेकिन अब उस एसआईआर को ओवैसी ने एनआरसी के साथ जोड़ा है। अब आने वाला ये समय बताएगा कि ये जो बयान ओवैसी बार बार देते हैं इसका क्या असर होगा, क्योंकि कई बार हमने देखा है मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश की जाती है, चाहे वो बिहार का सीमांचल एरिया हो, चाहे वो यूपी हो, अलग अलग जगहों पर पहुंचा जाता है। मुसलमानों को यह बताया जाता है कि जो भी सरकार प्रोसेस कर रही है वो मुस्लिमों के अगेंस्ट है, जो कि हर बार ओवैसी करते हैं। लेकिन ऐसे में इन सारी बातों के बीच में असदुद्दीन ओवैसी एक बात बोल गए कि अमित शाह कोई भी काम जो है बहुत मजबूत करते हैं, कच्चा वो कोई भी काम नहीं करते हैं। अभी देखना होगा आने वाले समय में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के और क्या कुछ वैसे इस तरीके के जो बयान है, अनर्गल बयानबाजियां हैं, वो करते रहते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।